नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमें भूगोल समाप्त करना था 30 क्लास के अंदर 30 दिनों का टारगेट यानी 30 क्लास। बीच में अगर आपको रिवाइज के समय मिल रहा है तो अच्छी बात है, और दिन ज़्यादा बढ़ेंगे लेकिन क्लास केवल 30 होंगे, और इस 30 के क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आप सभी लोगों के लिए, और आपके नोट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी सामने नोट्स पड़ा हुआ है, और ये बुक अभी अभी ख़त्म हुई है। 75 पेज 65 से 75 पेज तक भूगोल का मैंने यहाँ पे समाप्त किया है। तो पूरा फोकस जो है हमारा आज इसी पे रहेगा। तो आइए देखते हैं कि ये नोट्स जो है भूगोल के, इसके लिए मैंने आज है 8वां दिन। जी हाँ, आज 8वां दिन है, और 8वें दिन में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, हमें भूगोल के बारे में पढ़ना है। मैंने यहाँ पे देखिए सबका बना रखा है, डे 1 डे 2, और देखिए डे 1 में जो है, देखिए डे 1 डे 2 यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 नीचे डे 6, और ये जो था विश्व इतिहास ये डे 7 था। और इसके ख़त्म होने के बाद डे 8 का मैंने नहीं लिखा, मैं इसको बाद में लिख लूँगा, आपका समय मैं यहाँ व्यर्थ नहीं होने दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं एक बेहतरीन नोट्स पे और समझने का प्रयास कर। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। छापना होता तो मैं एक दिन में आपके पास सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट के लिख देता और आपको बोल देता कि आप याद कर लो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे आपको एक परफेक्ट नोट्स देना है ताकि आप उसे पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है वह समझ में आ जाए, कुछ इस प्रकार का। तो आइए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं आज भूगोल को और समझने का प्रयास करते हैं। समझेंगे ज़्यादा और पढ़ेंगे कम, रटेंगे कम। तो ये मेरा प्रिंसिपल हमेशा से रहा है, आप सभी जानते हैं। तो इस वक्त आपके सामने मेरे भूगोल की नोट्स आप सबों के लिए, और यहाँ पे मैं थोड़ा कैमरा को ऊपर कर दूँ जी। तो भूगोल ऊपर लिखा है। सबसे पहले भूगोल के जनक हिकेटियस को बोला जाता है। भूगोल के जनक हिकेटियस को बोला जाता है, ये नाम आप याद रखिएगा, हिकेटियस। हिकेटियस को क्यों जाना जाता है, तो हिकेटियस ने एक रचना हिकेटियस की थी जिसका नाम था जस पीरियोड्स। जस पीरियोड्स यानी पृथ्वी का वर्णन, ब्रह्मांड का वर्णन, कुछ इसी प्रकार का था। तो जस पीरियोड्स के कारण जो है लोगों को ये समझ में आया कि भूगोल भी एक ऐसा विषय हो सकता है, यानी जियोग्राफी। जियोग्राफी यानी जियो मीन्स भूमि, और यहाँ पे जो बाकी के ग्राफी है वो हमें कहता है कि हम वो जो है भूगोल के बारे में, पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वही भूगोल होता है। तो ये सबसे पहले जनक कौन थे, हिकेटियस थे। क्यों, इन्होंने जस पीरियोड्स नामक रचना की थी। अब देखिए कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इस पे ध्यान दिया, कुछ ऐसे भूगोलविद, कुछ ऐसे विद्वान जिन्होंने अलग अलग प्रकार के भूगोल की रचना की। तो सबसे पहले हम लोग दो जो है परिस्थिति के अनुसार, यहाँ मैंने बांट दिया है दो प्रकार का। देखिए परिस्थिति के अनुसार, ये उसका स्वरूप, और ये विश्व, तीन में मैंने इसे बांट दिया। तो परिस्थिति के अनुसार वर्तमान भूगोल और व्यवस्थित भूगोल, वर्तमान भूगोल और व्यवस्थित भूगोल। तो ये वर्तमान भूगोल जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, किसने किया है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। व्यवस्थित भूगोल इरेटोस्थीनीज ने। तो ये दो हम लोग एक साथ याद रखेंगे। उसके बाद तीन जो है वो स्वरूप से हैं, भूगोल का स्वरूप, भौतिक स्वरूप, सांस्कृतिक स्वरूप और गणितीय स्वरूप। तो भौतिक मतलब भौतिक भूगोल, भौतिक को हम रिलेट करते हैं पॉलिडोनियम, सांस्कृतिक कार्ल ओ सावर, और गणितीय थेल्स। थेल्स को तो आप जानते होंगे, थेल्स प्रमेय होता था, एनेक्सीमेंडर भी थे। तो थेल्स का नाम आप याद रखेंगे गणितीय भूगोल के लिए, थेल्स और एनेक्सीमेंडर, ये तो ऐसे ही याद रखो। भौतिक पॉलिडोनियम, यहाँ पॉलिडोनोमियन कुछ भौतिक तरह का नाम भी है इनका, और सांस्कृतिक कार्लो सावर। तो दो एक साथ, तीन एक साथ।
अब ये विश्व, तो देखिए विश्व ग्लोब, तो मार्टिन बैंहम, ग्लोब मार्टिन बैंहम, मानचित्र अनेक्सीमेंडर, इनके नाम से पता चलता है, थोड़ा सा मैचिंग करता है। अनेक्सीमेंडर, मेंडर मानचित्र, मेंडर मानचित्र, और यहाँ पे बैंहम ग्लोब। और भौगोलिक विश्वकोश यानी कि एक तरह की डिक्शनरी जिसमें भूगोल से संबंधित सारे शब्दों का अर्थ व्याख्या है, वो स्ट्राबो ने लिखा था। वो इसकी रचना जो है स्ट्राबो ने की थी। तो ये कुछ रचनाएं हैं, ये रचनाएं हैं, ये भूगोल के बारे में बताया, टाइप ऑफ भूगोल का स्वरूप, और ये ऊपर वाला जो है भूगोल के प्रकार। तो ये हमें थोड़ा सा देखना था। अब चलिए देखते हैं कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई, तो अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग वैज्ञानिक थे, सबकी अलग अलग परिभाषा थी, सबके अलग अलग विचार थे। सबसे जो फेमस विचार है वो बिग बैंग का है। बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब ब्लास्ट। तो बिग बैंग थ्योरी ये जो है जॉर्ज लेमेंतेयर, जी हाँ जॉर्ज लेमेंतेयर का आप नाम याद रखेंगे। बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट से इसको आप संबंधित रखते हैं। महाविस्फोट, बिग महा बड़ा, और विस्फोट मतलब बैंग, तो बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत किसने? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। उसके बाद ये बहुत कुछ समझने वाली हैं, कुछ चीज़ें ये हमें देखना है इसमें। अब देखिए साम्य अवस्था या सतत दृष्टि या स्थिर सब सौ से है ना। तो इसको जो है हार्मन गोल्ड, हार्मन बॉडी, दो व्यक्ति थे, एक थे हार्मन गोल्ड नहीं, थॉमस गोल्ड, और दूसरे थे हार्मन बॉडी। ये दो लोगों ने जो है मिलके इस तरह की अवधारणा का विकास किया था। सबसे पॉपुलर यही है, ये आप ध्यान में रखेंगे। दोलन एलन, दोलन एलन, दोलन एलन, जी हाँ दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन डिसूजा। स्फीति सिद्धांत ये अलेन गुथ। ये सब सिद्धांत उतने पॉपुलर नहीं हुए जितना कि बिग बैंग थ्योरी को पॉपुलर और जो है प्रयोगात्मक और प्रामाणिक माना गया। अब देखिए मैप परियोजना क्या है? ये नासा की परियोजना है। 30 जून 2001 को ये परियोजना जो है प्रभाव में आई थी। कब आई थी? 30 जून 2001 को। मैप का फुल फॉर्म क्या होता है? मैप परियोजना मतलब वो नक्शा वाला परियोजना नहीं। मैप का फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब। माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब क्या था ये मैप था क्या भाई? ये मैप था एक खोजी उपग्रह। ये मैप था एक खोजी उपग्रह और इसी ने जो है बिग बैंग की पुष्टि की थी। चूंकि इसमें जो इसमें ये WMAP बाद में इसका नामकरण किया गया। W से जो थे ये किनका नाम था? W जो वॉरेन था, W से वॉरेन था, तो वॉरेन माइक्रोवेव ये वॉरेन कौन थे? तो ये जो थे ये उस परियोजना में सबसे प्रमुख वैज्ञानिक थे, सबसे बड़ा योगदान। 11 फरवरी 2003 को जो है इसका अलग से नामकरण हुआ। 36 जून 2001 को इसकी शुरुआत हुई। तो मैप आप लोग समझ गए होंगे। माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब ये क्या था? तो हमने जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ा उसी को खोजा था, इसने खोजी उपग्रह था, इसी से पता चला था। CERN, मैंने CERN का नाम क्यों लिया? क्योंकि CERN बहुत ही फेमस है। इसका मतलब होता है सेंट्रल फॉर सेंटर है, ये सेंट्रल नहीं है, ये CENTRE है, सेंटर है, ये सेंट्रल नहीं है, मैंने फ्लो में लिख दिया है CENTRE, सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे न्यूक्लियर रिसर्च किया जाता है या उससे संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। CERN। अब देखिए समय है 30 मार्च 2010 का। हिग्स बोसॉन का खोज हुआ था। हिग्स बोसॉन ने गॉड पार्टिकल की खोज की थी। गॉड पार्टिकल क्या था? तो माना गया था इसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। क्या था ये गॉड पार्टिकल? गॉड पार्टिकल में पता चला कि वो छोटे छोटे कण हैं जिससे मिलके ये पूरा विश्व बना हुआ है, इसलिए इसका नाम गॉड पार्टिकल है, भगवान का अंश। तो हिग्स बोसॉन थ्योरी जिसमें गॉड पार्टिकल को खोजा गया था। ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड को मतलब
किसी ने नापा नहीं है, किसी के पास जो है प्रामाणिक तथ्य नहीं है कि ब्रह्मांड गोल ही है, फिर भी एक अनुमानतः लगाया गया कि ब्रह्मांड का व्यास, व्यास तो आप लोग समझते होंगे, अगर ये वृत्त है, अगर ये वृत्त है तो इस छोर से उस छोर, पूरा छोर जो है ये व्यास कहलाता है, इसकी आधी जो है वो त्रिज्या कहलाती है। तो ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष, 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष है कि प्रकाश जो है जब गमन करती है सीधी रेखा में, तो 1 सेकंड में कुछ ना कुछ दूरी तय करती है। 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। जी हाँ, प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उसी प्रकार हम 1 मिनट का निकाल लेंगे 60 से गुना करके, फिर 60 मिनट का निकाल लेंगे फिर से 60 से गुना करके, 1 घंटे का निकल गया, फिर उसको 24 से गुना कर देंगे, 1 दिन का निकल जाएगा, और फिर उसको 365 से गुना कर देंगे। कुल मिला के 1 साल में जितना प्रकाश चल सकता है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। तो 1 प्रकाश वर्ष में देखिए 3 गुने 10 का पावर 5, ये हो गया प्रकाश की स्पीड। इसको हमने क्या किया, सेकंड में रहता है ये, इसको मिनट में कन्वर्ट किया, इसको घंटे में कन्वर्ट किया, दिन में कन्वर्ट किया और 365 से गुना कर। कुल मिला के 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ये जो है ये क्या रहती है, कितनी रहती है? 9.461 गुने 10⁻12 किलोमीटर, यही होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 प्रकाश वर्ष में 9.461 गुने 10 का पावर 12 किलोमीटर। ये मैंने कैसे निकाला ये आप समझ के होंगे। अब देखिए मंदाकिनी, गैलेक्सी, गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? गैलेक्सी अपार्टमेंट तो आप लोग जानते होंगे, जिसमें सलमान खान का घर था। तारों का समूह बोला जाता है उसको, तारों का समूह। जी हाँ, बहुत सारे तारे जो हैं एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वही गैलेक्सी कहलाता है। पृथ्वी भी जो है, पृथ्वी कौन से गैलेक्सी में है? गैलेक्सी, बहुत सारे गैलेक्सी हैं हमारे ब्रह्मांड में। तो दुग्ध मेखला या आकाश गंगा नाम है हमारे गैलेक्सी का। हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या आकाश गंगा। इसी के अंदर पृथ्वी भी है। इसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। इसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। अब लूसेंट में लिखा हुआ है 2012 में नवीनतम गैलेक्सी का खोज हुआ है। जी नहीं, नवीनतम गैलेक्सी का खोज 2018 में हुआ है, रेडियो नामक, इसका नाम था रेडियो। ये आप लोग याद रखेंगे। अब निहारिका, निहारिका मतलब, निहारिका को नेबुला बोला जाता है। नेबुला, आपने जब कभी कोई मूवी है गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी, तो उसमें देखेंगे तो नेबुला नाम की एक लड़की रहती है। तो नेबुला जो है, नेबुला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ तारे जन्म लेते हैं, मतलब तारों का जन्म स्थान, तारों की उत्पत्ति होती है वहाँ पर। उसको क्या कहाता है? नेबुला कहाता है, निहारिका कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं है। समझने के लिए आगे बहुत कुछ है, वीडियो पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। अब देखिए सौर मंडल, सौर मंडल किसको कहते हैं? कहते हैं ना, सौर मंडल में टिम करते तारे अनेक हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या केवल ग्रह चक्कर नहीं लगाते हैं, साथ साथ उनके उपग्रह भी चक्कर लगाते हैं, साथ साथ धूल कण भी चक्कर लगाते हैं। कई सारे छोटे मोटे पिंड, उल्का पिंड जिनको बोलते हैं, धूमकेतु, आकाशीय पिंड, कई तरह की चीज़ें चक्कर लगाती हैं। सब मिला के जो है एक सौर मंडल बनता है, यानी सौर परिवार। सब सूर्य के परिवार का ही भाग होता है। लेकिन सूर्य के बारे में अगर देखें तो दुग्ध मेखला जो है उसके केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हम इसको आगे डायग्राम में पढ़ेंगे, अभी हम लोग यहाँ वर्ड में पढ़ लेते हैं। सूर्य जो दुग्ध मेखला है, पूरा आकाश गंगा, उसके जो केंद्र है बीचों बीच, उससे 30,000 मतलब एक कोने में स्थित है ये सूर्य। दुग्ध मेखला के एक चक्कर में 25 करोड़ वर्ष लगता है, जिसको हम लोग एक ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि एक ब्रह्मांड वर्ष का मतलब क्या होता है, तो एक ब्रह्मांड वर्ष का मतलब दुग्ध मेखला का, यानी पूरी आकाश गंगा का, हमारी जो गैलेक्सी है आकाश गंगा, दुग्ध मेखला हिंदी में बोलते हैं, उसका पूरा एक चक्कर जो लगाएगा ना तो 25 करोड़ वर्ष लगेगा। और ये पूरा चक्कर लगाने में जो समय 25 करोड़ वर्ष लगता है, यही ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है।
सूर्य में देखिए H से होता है हाइड्रोजन, 71% हाइड्रोजन है। HI से हीलियम 26.5% हीलियम है। बचा कितना? 2.5%। 2.5% क्या है? अदर है, बाकी सब चीज़ है मिला हुआ। तो सबसे अधिक हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद अदर। कोर, केंद्रीय ताप, जो केंद्र का जो ताप होता है उसको कोर बोला जाता है। इसका ताप कितना होता है? 1.5, जी हाँ 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। बाहरी ताप थोड़ा कम होता है, केवल 6000 डिग्री सेल्सियस। केवल हमारे लिए नहीं है, केवल ये सूर्य के लिए है। ऊर्जा स्रोत जो है, बार बार ये प्रश्न आते हैं कि आखिर सूर्य को जो है ऊर्जा कहाँ से मिलती है। आखिरकार इस सूर्य को जो है ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो मैं बता दूं आपको, सूर्य को ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन, जी हाँ 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं। देखिए मैंने लिखा है 4H1HI, ये I है। तो 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं जिसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। वही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन। इसकी खोज C. हैंस बेथे ने जो है कहा था कि ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संलयन है। ये सबसे प्रामाणिक है। हमेशा प्रश्न में आता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। क्या होता है नाभिकीय संलयन में? 4 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं? एक हीलियम। अब देखिए दीप्तिमान, थोड़ा सा राइटिंग मेरा थोड़ा सा अगर कहीं कहीं ये हो तो मैं देखिए पढ़ के बता दे रहा हूँ। दीप्तिमान सतह किसको कहते हैं? प्रकाश मंडल को। प्रकाश मंडल क्या है? तो प्रकाश मंडल जो है वह जो दीप्तिमान सतह होता है सूर्य की ओर, जो चमकती हुई सतह होता है, इसको प्रकाश मंडल बोलते हैं। इसके किनारे जो है वो प्रकाशमान नहीं होते हैं। इसके किनारे जो है प्रकाशमान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाहर होता है वायुमंडल, और वायुमंडल में द्वारा जो है पूरे प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है वर्णमंडल में, और उसका वर्णमंडल का रंग होता है लाल। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए आपको अब डायग्राम से, इसी चीज़ को डायग्राम से समझाते हैं। देखिए मैं कहता हूँ ना कि समझना बेहद ज़रूरी है, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, यहाँ भी बनाया है, समझिएगा इस चीज़ को। तो हमारा जो दुग्ध मेखला है, आकाश गंगा है, वह सर्पीला आकार का है। वह कौन से आकार का है? सर्पीला, सांप की तरह, ऐसे 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 सांप की तरह है। और ये उसका केंद्र है, ये उसका केंद्र है, ये आकाश गंगा का केंद्र है। ये जो केंद्र है ये आकाश गंगा का केंद्र। अब देखिए सूर्य कहाँ पर है। ये केंद्र से इसकी दूरी 30,000 प्रकाश वर्ष है। 30,000 प्रकाश मतलब एक कोने पर स्थित है सूर्य। अब ये तो सूर्य हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सूर्य। इसका अंदर सूर्य का भी केंद्र है, कोर है ना। कोर मतलब केंद्र। केंद्र का तापमान कितना है? 1.5 गुने 10⁻7। डायग्राम से दोस्त अगर समझेंगे ना तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। देखिए सूर्य के अंदर मैं ले गया हूँ एक तीर, और इसको बताया है कितना तापमान? 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर बाहरी तापमान की बात करते हैं तो देखिए बाहर से मैंने एक लाइन खींचा है, ये केवल 6000। अब सूर्य से जो प्रकाश निकलती है, सूर्य से जो प्रकाश निकलती है तो उसमें देखिए यहाँ मैं फिर एक डॉट बनाया है। इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अदर में 2.5%। जी हाँ, अदर में क्या है? 2.5%। और यहाँ पे जो है हमारा पृथ्वी है। ये क्या है? धरती। देखिए मैं धरती, मैं इसको घटती पढ़ रहा था, ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी है यहाँ पे। अब देखिए ये पृथ्वी, दोनों के बीच की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ प्रकाश जाने में समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड का, यानी 8 मिनट लगभग 17 सेकेंड। और हमें ये मैंने क्या लिखा है ब्रैकेट में? 2 अरबवा भाग। मैंने ब्रैकेट में लिखा है 2 अरबवा भाग। जितना प्रकाश सूर्य से निकलता है उसका केवल 2 अरबवा भाग ही हम ले पाते हैं, तब भी इतनी गर्मी है। सोचिए अगर 0.5% भी आ जाएगा तो सब जल जाएंगे। तो ये सूर्य हो गया। इसमें एक और चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि पृथ्वी से 13 गुना बड़ा है। जी हाँ, सूर्य जो है पृथ्वी से 13 गुना बड़ा है, और पृथ्वी के व्यास से 110 गुना अधिक किसका व्यास है? सूर्य का है। तो भाई बड़ा होगा तो व्यास तो बढ़वे करेगा। तो ये मैंने डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया है, वही चीज़ जो हमने पिछले पन्ने में पढ़ा था। अब देखिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें, कुछ लाइन। आकाशगंगा दुग्ध मेखला जिसमें हम लोग रहते हैं,
जिसमें हमारी पृथ्वी है। तो देखिए ग्रहों की कक्षाओं में गति, ग्रह जो है एक कक्षा में सूर्य की गति करते हैं सूर्य के चारों ओर। ये किसने कहा था? केपलर ने कहा था। ये किसने कहा था? केपलर ने कहा था। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है और पृथ्वी का यह 110 गुना है। आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य, देखिए सूर्य जो है काफ़ी समय तक आर्कटिक क्षेत्र में उगा हुआ रहता है, आधी रात तक दिखता है। तो मध्य रात्रि का सूर्य किसको कहाँ दिखने को मिलता है? आर्कटिक क्षेत्र में। तो आशा करता हूँ ये यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए सौर मंडल को समझते हैं। देखिए मैं आपको कैसे याद करवा दूंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था शुरू में लूसेंट, तो मुझे बहुत सा मतलब कई महीने लग गए थे इसको याद कर रटने में। बाद में मुझे पता चला कि रटना तो है ये नहीं था, इसको समझना था। तो मैंने जो गलती की वो आप नहीं करेंगे। देखिए बीच में ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ अलग अलग कक्षा में ये 8 ग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है। आपको बस 2 चीज़ याद रखना है, बुध के बाद शुक्र है। एस से शुक्र भी होता है, शनि भी होता है। तो देखिए ये सूर्य है, सूर्य के सबसे पहले जो घूम रहा है उसमें मैंने बी लिखा है, बी फॉर बुध होता है। उसके बाद 2 नंबर में शुक्र है। उसके बाद 3 नंबर में देखिए तीसरा सर्किल में पृथ्वी है, चौथा सर्किल में मंगल है, 5वां में बृहस्पति है, 6ठा में शनि है, अरुण वरुण लास्ट में है। चलिए दूरी, अब देखिए ये वही चीज लूसेंट में लिखा हुआ है, सूर्य से दूरी। अगर ये डायग्राम आपने ठीक से समझ लिया तो सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलने वाले हैं अभी के अभी। देखिए बीएसपी बहुजन समाज पार्टी वही होगा? नहीं, बुध शुक्र पृथ्वी, क्योंकि देखिए ये लाइन से बुध शुक्र पृथ्वी में एक बार और आपको बता चुका हूं। बीच में मंगल है। अब बी एस, यहाँ बी एस से शुरू हुआ था, फिर बी एस पे आप खत्म कर दीजिए। बृहस्पति और शनि, बुध शुक्र पृथ्वी, बीच में मंगल, अब फिर से बी एस, बृहस्पति शनि और अरुण वरुण साथ में लास्ट में। हो गया, कहानी खत्म। दूरी के अनुसार समझ गए। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी यानी बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद बीच में मंगल और बी एस से शुरू हुआ था, फिर से अंत में क्या होगा? बी एस आएगा, यानी कि बृहस्पति शनि और अंत में अरुण वरुण। अब चलते हैं आकार। आकार जानना बहुत जरूरी है। आकार में देखिए, अगर हम आकार की बात करें तो सबसे बड़ा जो है वह बृहस्पति है। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। आकार में हम सब ग्रह का लेंगे, घनत्व तो जिसमें नहीं था, लेकिन आकार तो सबका कुछ ना कुछ है। तो सबसे बड़ा जो है बृहस्पति हो गया। उसके बाद शनि को मैं छोटा बना देता हूँ, माफ कीजिएगा, देखिए यहाँ फिर मैं शनि को मैं हमेशा छोटा ही लेके चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। शनि तो बड़ा ग्रह है, हमने यहाँ पर शनि को बड़ा एस से डिनोट किया है, तो बृहस्पति और शनि हो गए। उसके बाद अरुण वरुण साथ में, यहाँ पे मैक्सिमम जगह साथ में ही है, मैंने सब में साथ कर दिया था। उसके बाद पृथ्वी और शुक्र छोटा है शनि से, शुक्र को छोटा कर दिया। यहाँ भी मैं बुध शुक्र को मैंने छोटा कर देता हूँ। बुध छोटा है तो बुध को मैं यहाँ छोटा कर देता हूँ। आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स बनाइएगा, ऐसे ही कीजिएगा। मैंने ये गलती कर दी, तो यहाँ पे क्या हो गया? पृथ्वी शुक्र, उसके बाद मंगल एवं बुध, मंगल और बुध जो है फिर छोटा से। अब द्रव्यमान जानने की जरूरत नहीं है, द्रव्यमान कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें द्रव्यमान को आप काट के चलिए। तो देखिए यहां पे जो है SABVMS यानी एस से हो गया, एस बड़ा वाला है शनि, अरुण, देखिए अब कितना आराम से हो जाएगा, शनि अरुण, बी से बृहस्पति, इसमें बीच में घुस गया है। उसके बाद वरुण मंगल शुक्र, शुक्र को मैंने फिर क्या करना है? छोटा से करना है, क्योंकि शनि हमने बड़ा से किया है। उसी प्रकार यहां पे बुध के बाद जो है आकार में है, फिर मैंने यहां पे एस लिखा है। बुध में जो है आकार में कौन सा है? बुध के बाद माफ कीजिए, बृहस्पति के बाद शनि। देखिए मैं इसको फिर बुध पढ़ रहा हूं। देखिए कंफ्यूजन होता है,
जब भी ऐसे ट्रिक्स आप बनाइएगा ना, आप क्या कीजिएगा, सीधे लिख लीजिएगा, तो आपको जो है ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है बी, बड़ा वाला बी है, तो बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण वरुण साथ में, पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, मंगल, बुध। मंगल के बाद बुध आता है, पृथ्वी शुक्र की जो है जुड़वा बहन है, अरुण वरुण साथ में है, और यहाँ पे बी एस, दोनों बड़े बड़े, बृहस्पति और शनि। तो देखिए आकार आपको आराम से याद हो गया, सूर्य से दूरी आपको आराम से हो गई। मुझे आपको याद करवाना है, मैं ट्रिक ढूंढता रहता हूँ, इसलिए ये कंफ्यूजन तो यहाँ पे क्रिएट हो गई। देखिए कैसे गलतियाँ आ गई, ये मुझे आपको समझाने में भी परेशानी हुई और आपको समझने में परेशानी हुई। वीडियो तो थोड़ा लंबा इसकी वजह से हो ही गया, खैर कोई बात नहीं है, हमें समझना था। अब देखिए परिक्रमण काल और परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल, ये दो मैंने क्यों अलग अलग लिखा है, ये दो अलग अलग लिखने का कारण क्यों है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। अब देखिए, ये देखिए, मान लीजिए ये कोई ग्रह है, सब ग्रह का तो परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल, तो परिभ्रमण जो होता है वो ऐसे होता है, अपने अक्ष पे, जी हाँ, अपने अक्ष पे जो है यह घूमती है, अपने अक्ष पे जो है ग्रह जब घूमती है तो इसको जो है क्या कहा जाएगा, परिभ्रमण कहा जाएगा, और ये जो है परिक्रमा करती है। परिक्रमा जो करेगा, ये परिक्रमा है, ये परिक्रमा है, और ये परिभ्रमण है। तो याद रखिए, मैं आपको लिख देता हूं कि आपको खुद निकालना है। यहां मैं लिख देता हूं कि परिक्रमण जो है वह होता है दूरी के हिसाब से, और परिभ्रमण जो है वह आकार के अनुसार होता है। जितना ज़्यादा दूरी रहेगा उतना ही अधिक समय लेगा, उतना ही ज़्यादा परिक्रमण काल हो जाएगा। वैसे ही परिभ्रमण में जितना बड़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा समय परिभ्रमण में लेगा। तो आप इससे जो है दूरी से निकाल लेंगे, पहला जो है सूर्य से दूरी है और दूसरा जो है आकार पे डिपेंड है, तो आराम से निकल जाएगा। देखिए मैं यही समझाने के लिए मैंने ये ट्रिक्स बनाए थे, लेकिन ये ट्रिक्स क्या फेल कर गए, क्योंकि यहाँ पे जो है छोटा बी बड़ा बी इसका ये आ गया। तो आप लोग खाली दो चीज़ याद रखिएगा, सूर्य से दूरी और आकार, सूर्य से दूरी और आकार। मंगल बुध लास्ट से चलिएगा, मंगल बुध साथ में, पृथ्वी शुक्र की जुड़वा बहन है, अरुण वरुण साथ में, और बृहस्पति शनि जो है साथ में। तो दूरी और ये आकार, दो चीज आप लोग को याद रखना है। इससे क्या होगा, परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल निकल जाएगा। आप ही सोचिए कि आप जितना दूर होइएगा और जितना दूर से आपको चक्कर लगाना पड़ेगा उतना ज्यादा समय लगेगा। तो जो ग्रह जितना दूर है उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक हो जाएगा, और जो जितना बुध है, बुध जो है यहाँ नजदीक है, तुरंत में एक चक्कर घूम जाएगा। लेकिन वही वरुण है, पूरा लगाएगा दूर से चक्कर। तो जो जितना दूर है उसका परिक्रमण काल उतना अधिक है, और जो जितना नजदीक है उसका परिभ्रमण काल ना कम है। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ से आप लोगों को हुआ होगा, और मुझे क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको छोटे से छोटे ट्रिक में समझाने की कोशिश की, इसमें छोटा बड़ा का अंतर हो गया। खैर कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लाल ग्रह, कुछ तथ्य जानते हैं ग्रहों के बारे में। लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं। क्यों ये लाल होता है, आखिर जो है मंगल ग्रह लाल क्यों होता है? आप लोग बनाएगा तो डायग्राम साफ सुथरा थोड़ा बड़ा बनाइएगा, और केवल दूरी और आकार लिखिएगा, और परिक्रमण और परिभ्रमण, ये घनत्व और द्रव्यमान लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा घनत्व और द्रव्यमान को। दूरी और आकार लिखिएगा, दूरी आकार से आपका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल आ जाएगा। लाल ग्रह मंगल आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन की मात्रा अधिक होने से मंगल ग्रह की मिट्टी लाल दिखाई देती है। इसके दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। जी हाँ, दो उपग्रह फोबोस और डिमोस। सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो ओलिम्पस मेसी है, और सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं। नासा ने हाल में ही एक मिशन भेजा है वहां पे, जो भू विज्ञान का पता लगाएगा, जिसका नाम है परसेवरेंस रोवर। जी हाँ, जिसका नाम है परसेवरेंस रोवर। ये 2020 में मार्स पे एक मिशन भेजा गया है। लूसन में कुछ और दिया हुआ है। खैर, अब यह क्या करेगा, कितने दिन चक्कर लगाएगा, तो एक मंगल वर्ष। हमारे यहाँ एक वर्ष में 365 दिन होता है, मंगल पर एक वर्ष में 687 दिन होता है।
तो आशा करता हूं कि ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा ये सूर्य से दूरी, क्योंकि इतना ज़्यादा इतना कचरा हुआ है ना इसमें कि आपको याद हो गया होगा, और ये कचरा मेरी वजह से हुआ है। खैर, होता है छोटे छोटे ट्रिक्स लाने के चक्कर में और ज़्यादा महीन तरीके से बताने के चक्कर में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। चलिए, यही अनुभव आपको देगा और अब जो है आपको चीज़ें याद रहेंगी। पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे झुकी हुई है। पृथ्वी जो है अपना, पृथ्वी का एक अक्ष है, ये पृथ्वी है ना, इसका एक अक्ष है, इस पे जो है ये झुकी हुई है, ऐसे है। कितने डिग्री पे झुकी हुई है? ये कोण जो है कितने डिग्री कोण बनाती है? ये 66, अक्ष पर जो है 23.1/2। तो जब ये ऐसे झुकेगी तो कोण इधर बनाएगी, क्योंकि टोटल 180 डिग्री का कोण होता है। टोटल जो है ये 90 डिग्री का कोण है, माफ कीजिएगा, ये जो है 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री कोण पे ये झुक गई, इसमें भी जो है ये झुक गई, तो 90 में से मामला कट गया। 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, तो कोण कितना का बना रही है? 66.5। 66.5 और 23.5 कितना होता है? 90 डिग्री। टोटल 90 डिग्री में पृथ्वी झुक गई, कितना? 90 डिग्री रहती तो क्या होता? एकदम सीधा होती। 90 डिग्री में कितनी झुक गई? 23.5 डिग्री, यानी कितने कोण बना दिया? 66.1/2। व्यास, अब ये पृथ्वी है तो इसका एक व्यास भी होगा, पृथ्वी गोल है। कैपिटल यहाँ पे जो है न्यूटन ने कहा पृथ्वी नारंगी के समान है, तो पृथ्वी गोल है तो इसका एक क्या होगा? व्यास भी होगा। तो व्यास पृथ्वी कितना है? 12,756 किलोमीटर। और वहीं ध्रुव में थोड़ा कम जाता है, अगर ध्रुव की बात करेंगे ऐसे, ये विषुवतीय है, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ने पर थोड़ा सा कम जाता है, 713 हो जाता है। औसत व्यास जो है दोनों को मिला के 2 से भाग दीजिए, औसत ऐसे ही ना निकालते हैं दो संख्या का, तो 12,742। तो औसत व्यास पूछा जाए तो 12,742 किलोमीटर। ये इसकी गणना किसने की थी? इरेटोस्थनीज ने की थी। पृथ्वी के व्यास की गणना किसने की थी? इरेटोस्थनीज ने की थी। दैनिक गति, दैनिक गति जो है कितनी है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड तक ये चक्कर लगाती है। इसलिए जो है 4 साल में ये क्या 24 घंटे नहीं लेती है पूरे दिन में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। यही कारण है कि 1 साल 4 साल में एक बार जो है 366 दिन, एक दिन बढ़ जाता है। वार्षिक गति कितना होता है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, मतलब लगभग 365 दिन 6 घंटा का हो जाता है। यही कारण है कि 6-6 घंटा 4 साल बढ़ेगा तो 24 घंटा बढ़ जाएगा, तो एक लीप ईयर आ जाता है, 29 दिन का एगो फरवरी आ जाता है। फरवरी में तो 28 दिन होते हैं, 29 दिन कहाँ से आता है? क्योंकि वार्षिक गति 365 दिन 6 घंटे का होता है, तो ये 6 घंटे 4 साल जब मिलते हैं तो कितना हो जाता है? 24 घंटा। इसका उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चांद पे जाने की इच्छा सबको है, लेकिन मुश्किल है वहाँ जाना। वो एक जीवाश्म ग्रह है। जीवाश्म ग्रह इसको क्यों कहा जाता है? यहाँ पे इसको जीवाश्म ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह वहाँ चंद्रमा को इसलिए कहा जाता है कि वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ जो है जीवाश्म ग्रह, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो है जीवन नहीं है, जीवन नहीं है, केवल अवशेष हैं, तो जीवाश्म ग्रह उसको कहा जाता है। जीवाश्म किसको कहते हैं? जीवों के अंश को। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को, ये बार बार प्रश्न आता है, चंद्रमा पर जो अध्ययन करते हैं उसको अध्ययन को क्या कहता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर जो है एक धूल का जो सागर है, इसको शांति सागर कहा जाता है। क्यों शांति सागर कहता है? क्योंकि वह वायु नहीं है, जैसा आकार बनाता है वैसा ही बना हुआ रहता है, थोड़ा सा भी हिलता हिलता नहीं है। इसीलिए आज भी जो है जूते का छाप जो अपोलो 1 से 11 से गए थे नील आर्मस्ट्रांग, उनके जूते का छाप अभी भी है, क्योंकि शांति सागर है, मतलब वायु नहीं है वहाँ। वायु नहीं होने की वजह से वो मिट्टी उड़ती नहीं है, जैसे का तैसे जो बना हुआ है बना हुआ है। पृथ्वी की परिक्रमा जो है चंद्रमा 27 दिन 8 घंटे में करता है, और हम लोग चंद्रमा के केवल 57% भाग को ही देख पाते हैं। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3480 किलोमीटर। सुपर मून का मतलब क्या होता है? तो जब पृथ्वी के सबसे निकट चंद्रमा होता है तो सुपर मून बोला जाता है। पृथ्वी से दूरी जो है कितनी होती है? कितनी है चंद्रमा की? 3,84,365 किलोमीटर। ज़्यादा अधिक नहीं है, हम लोग के लिए अधिक है, लेकिन एक चंद्रयान के लिए अधिक नहीं है। अब देखिए ब्लू मून। ब्लू मून किसको कहता है? तो हर साल दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून होता है।
हर साल जो है दूसरी पूर्णिमा, जब भी 2 पूर्णिमा आती है एक महीने में, तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। ये कब आया था अंत में? 31 अक्टूबर 2020। अंतिम लूसेंट में कुछ और लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे डेटा के हिसाब से अंतिम जो लास्ट टाइम जो आया था दूसरा पूर्णिमा कब आया था? 31 अक्टूबर 2020 को। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है, 76 उपग्रह है मेरे ख्याल से, आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो देखिए एम और बी, मंगल और बृहस्पति, इन दोनों के बीच में छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उन्हीं को क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। और ये क्षुद्र ग्रह कभी टूट के जो है कभी धरती पे गिरते हैं तो बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा। क्षुद्र ग्रह से निर्मित एक उदाहरण है लोनार झील महाराष्ट्र में। ये झील जो है क्षुद्र ग्रह के गिरने से ही बना हुआ है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद फॉरवेस्टा क्षुद्र ग्रह क्या है? नंगी आंखों से दिखा सकता है, आप आराम से एक फॉरवेस्टा नाम का क्षुद्र ग्रह है, इसको आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। धूमकेतु, छोटे छोटे पिंड जो है सौर मंडल में, उनको धूमकेतु कहा जाता है। हैले नामक एक धूमकेतु है जो 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। 1986 में दिखाई दिया था, अब ये 2062 में दिखाई देगा। उल्का पिंड, उल्का जो है क्षुद्र ग्रह में से टूटे हुए टुकड़े जो होते हैं छोटे छोटे, एक बार इन्हीं की वर्षा हुई थी तो धरती पर से डायनासोर का जो है साम्राज्य समाप्त हो गया था। तो क्षुद्र ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े जो है उल्का पिंड कहलाते हैं। ये उल्का पिंड पत्थर होते हैं, लेकिन जब ये धरती के वायुमंडल में समाते हैं तो ये आग के गोले बन जाते हैं। अब देखिए ये एक डायग्राम है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, सभी चीज हम लोग समझेंगे। देखिए यहां पे ये जो मैंने ये आकृति बनाई है, ये जो मैंने आकृति बनाई है, ये मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए बनाई है। ऊपर जो है ये नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो नॉर्थ इधर, साउथ इधर, तो ईस्ट इधर और वेस्ट इधर हो गया। अब देखिए आप गोला को आधा आधा भाग में काट दीजिएगा, ऐसे वर्टिकली आधा आधा भाग में काटिएगा ध्रुव से, तो ये जो है क्या हो जाएगा? पूर्व गोलार्ध हो जाएगा, ये पश्चिमी गोलार्ध, इसका वैल्यू नहीं है। विषुवत रेखा से काटिएगा तो ये हो जाएगा, ये आधा गोला आर्ध, मतलब आधा गोला, गोला का आर्ध, आधा गोला, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, नॉर्थ में है। और इधर साउथ में जो है ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध समझ गए, पूर्वी और पश्चिमी भी समझ गए। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, ये कटोरी जैसा लाइन आपको दिखाई दे रहा है, सीधा लाइन है। ग्लोब देखिएगा तो लाइन होता नहीं है, लाइन काल्पनिक हम लोग मान लेते हैं अक्षांश और देशांतर के लिए। ये लाइन जो है इनको बोलते हैं देशांतर। देखिए मैंने यहाँ इनको बोलते हैं अक्षांश, इनको बोलते हैं अक्षांश। देखिए ये लाइन जो ऐसे ऐसे लाइन है मैंने यहाँ दिखाया है, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। और नीचे जो लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये लाइन सीधा नहीं है, ये भी ऐसे ऐसे होता है। तो ये खड़ी खड़ी लाइन जो है ये होता है देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर लाइन समझ गए। अब कोण, तो हर एक यहाँ पे देखिए, यहाँ 0 से 30 डिग्री, 30 से 60, 60 से 90, ये 90 हो गया। ये पूरा 180 होता है, ये पूरा लाइन 180 है। तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। तो एक गोला जो होता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। अक्षांशों की संख्या जो है 181 है। पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी लगाती है अपने अक्ष पर चक्कर। लेकिन चक्कर लगाते हुए, यही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, परिक्रमा। तो ये परिक्रमा करती है, यहां पे क्या करती है? परिक्रमा। और ये जो घूमती है ये परिभ्रमण करती है, अपने ही अक्ष पे गोल 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 घूमते रहती है, ये परिभ्रमण हो गया। और इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी तो ये परिक्रमा हो गया। तो जो परिक्रमा करती है इससे महीना चेंज होता है, इससे महीना वार्षिक गति होता है। और परिभ्रमण जो करती है इससे दिन और रात होता है। जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के सामने रहेगा तो वहां दिन रहेगा, और जो हिस्सा इधर रहेगा वो क्या रहेगा? रात रहेगा। मतलब ये जब गोल गोल घूमेगी तो जो हिस्सा पृथ्वी के सामने आएगा वहां दिन होगा। मतलब दिन और रात जो है वह परिभ्रमण की वजह से होता है। अब परिक्रमा करने से वार्षिक गति, महीना चेंज होता है, ठीक है।
देखिए मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। देखिए ऐसे कुछ होता है, यहाँ पे क्या है, सूर्य के काफ़ी नज़दीक है, यहाँ सूर्य के काफ़ी दूर है। तो सब सूर्य के सबसे नज़दीक रहता है तो ये जो समय रहता है उपसौर रहता है। सूर्य के सबसे नज़दीक जब पृथ्वी आ जाती है तो ये कुछ इस पाथ पे भ्रमण करता है, ऐसे ये पाथ है, ये कंप्लीट गोल नहीं होता, ये ऐसे अंडाकार रहता है। तो देखिए यहाँ पृथ्वी बहुत नज़दीक चली आती है, काफ़ी गर्मी, तो यहाँ पे जो है क्या होता है, उपसौर जब सबसे नज़दीक होता है, और ये होता है अपसौर जब सबसे दूर होता है। 4 जुलाई को सबसे दूर होता है और 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक पृथ्वी होती है। यहाँ मैंने लिख दिया है वार्षिक गति क्या होता है परिक्रमा से, और ऐसे मैंने तीर बना दिया है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने तीर बनाया है परिभ्रमण का है, इससे दिन और रात होता है। तो दिन रात क्यों होता है, परिभ्रमण से, और वार्षिक गति किससे चेंज होती है, परिक्रमा से। तो परिक्रमा परिभ्रमण मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा था वहाँ गति नियम में, आपको समझ में अभी आ गया होगा। चलिए यहां आप देखते हैं अक्षांश। देखिए 180 होते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या, कितनी होती है 181, क्योंकि एक वो इक्वेटर भी होता है। 360 डिग्री 24 घंटा, पृथ्वी जो है 360 डिग्री 24 घंटा, 1 घंटा में 15 डिग्री यानी 60 मिनट, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है। समय में 1 डिग्री जब आगे बढ़ते हैं तो 4 मिनट का अंतर आता है। 2 अक्षांश की दूरी होती है 111 किलोमीटर। जी हाँ, 2 अक्षांश की दूरी जो होती है वह 111 किलोमीटर होती है, लेकिन यहाँ ये 2 देशांतर है, 2 देशांतर की दूरी यहाँ 111.32 होती है। देखिए 23 सितंबर और 21 मार्च, ये 2 समय ऐसा है जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं। 23 सितंबर और 31। 23 सितंबर से दिन छोटा होने लगता है, लेकिन दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, यहाँ से दिन छोटा शुरू होने हो जाता है। और मार्च जो है मार्च के बाद जो है, मार्च में दिन और रात बराबर हो जाते हैं, मार्च के बाद फिर दिन बड़ा होने लगता है। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध कहाँ है, तो ऊपर में, भारत इसी हिस्से में है। भारत जो है कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, 21 जून को बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, ये झुकी रहती है, इसके वजह से ही दिन बड़ा और छोटा होता है, बस इतना याद रखिए। क्वेश्चन पूछेगा दिन बड़ा और छोटा क्यों होता है, तो अपने अक्ष पर झुके रहने के कारण। समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा नजर डालते हैं सूर्य ग्रहण पर। चलिए दोस्तों अब इस चीज पे ध्यान देते हैं, सूर्य ग्रहण। देखिए सूर्य ग्रहण के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है, ये पृथ्वी है। सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है, सूर्य नहीं दिखाई देगा, यही ना होगा। सूर्य क्यों नहीं दिखाई देगा भाई, सूर्य क्यों नहीं दिखाई देगा भाई, जब सूर्य और हमारे बीच में कोई ना कोई आ जाएगा, 2 व्यक्ति के बीच में कोई आ जाएगा तो कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पाएगा। सूर्य हमें देख पाएगा ना हम सूर्य को देख पाएंगे, क्योंकि बीच में कोई ना कोई आ गया है। तो 3 के बीच में संबंध है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा, इसीलिए हमें सूर्य नहीं दिखाई देता तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। वैसे ही चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण का मतलब क्या, वही चीज। सूर्य ग्रहण में सूर्य नहीं दिखाई देता था, चंद्र ग्रहण में चंदा मामा दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे भाई, चंदा मामा इसलिए दिखाई नहीं देंगे क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पर, सूर्य का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पर, और वो प्रकाश परिवर्तित होकर हम पहुंचता है हमारी आंखों के पास, तब जाके हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अब चूंकि बीच में पृथ्वी आ गई, अब की बार बीच में क्या आ गया, पृथ्वी। अब सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर पहुंच ही नहीं रहा है, चंद्रमा पर अंधेरा दिखाई दे रहा है। इसी का परछाई जो है वो पड़ता है कहाँ पर, चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है। वैसे ही चंद्रमा का परछाई जो है सूर्य पर पड़ता है, माफ कीजिए, यहाँ पे जो है चंद्रमा का परछाई, ये चंद्रमा से जो है सूर्य छिप जाता है और हमें दिखाई नहीं देता। वह यहाँ पे क्या होता है, सूर्य का जो है पृथ्वी का परछाई चंद्रमा पड़ता है, चंद्रमा को हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। बार बार ये प्रश्न आते हैं, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, 4-5 गो ऑप्शन रहेगा, पृथ्वी बीच में आ जाएगा, चंद्रमा बीच में आ जाएगा, सूर्य बीच में आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिकली सोच के देखना है और उसके बाद कथन मिलाना है। समय का निर्धारण, अब समय कैसे निर्धारित होते हैं, देखिए देशांतर, मैंने आपको बताया था उत्तर
पूर्वी देशांतर माने पूरब की ओर, तो देशांतर पूरब की ओर जब बढ़ेंगे तो 4 मिनट समय बढ़ जाता है, और पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो 4 मिनट घट जाएगा। पूरब में सूरज उगता है ना, सूरज उगता है, उस समय उस तरफ प्रगति होती है, बस इतना याद रखिए। तो पूर्वी देशांतर में 4 मिनट समय बढ़ जाता है, पश्चिमी में 4 मिनट घट जाता है। ग्रीनविच लंदन, ये क्या है? ग्रीनविच लंदन को समय का निर्धारण के लिए जीरो रेखा माना गया है, यानी प्रधान मध्यायम। जी हाँ, देशांतर रेखा। ग्रीनविच लंदन में जो है प्रधान मध्यायम है जो 0 डिग्री है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को माना जाता है। ये जो पूरा देशांतर है 180 डिग्री, इसको माना जाता है। देखिए 0 डिग्री ग्रीनविच में 180 डिग्री पूरब में जाएंगे तो 12 घंटा बढ़ जाएगा। काहे 12 घंटा बढ़ेगा भाई? तो 360 डिग्री होता है में 24 घंटा होता है, तो 180 में कितना होगा? आधा, 12 घंटा। अब देखिए 180 डिग्री पूरब बढ़ गया, तो पूरब बढ़ा इसलिए 12 घंटा बढ़ गया, लेकिन पश्चिम बढ़ता तो क्या होता? 12 घंटा घट जाता। अंतर कितना का हो जाता है? 24 घंटा। प्लस 12 माइनस 12 में कितना का अंतर? 24 घंटे का अंतर। मतलब कि 180 डिग्री पूरब जाने पर 12 घंटे बढ़ जाता है, 180 डिग्री पश्चिम जाने पर 12 घंटा घट जाता है, 24 घंटे का अंतर हो जाता है। यही कारण है अमेरिका और भारत में जो है 24 घंटे के समय का जो है अंतर है। उदाहरण लीजिए, जैसे एग्जाम्पल किताब में ही बताया गया है। आज तारीख है 3 अगस्त 2021। कितना तारीख है? 3 अगस्त 2021। ग्रीनविच पर जो है दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब अगर पूरब की ओर जाएंगे 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? 12 बजे आधा रात हो जाएगा, पिछला दिन का 2 बार 3, 2 अगस्त से 3 अगस्त में समय घुस रहा है, 12 बजे का रात। पश्चिमी की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे उल्टा ही लिख दिया है। यहाँ पे जो है ये पश्चिमी है, ये ऐसी गलतियाँ होती रहती है, और ये पूर्वी है। पूर्वी में तो समय बढ़ता है ना, समय बढ़ गया तो तारीख भी बढ़ गया, 3/4 हो गया, यहाँ 2/3 था। 2 अगस्त 3 अगस्त, यहाँ 3 और 4 अगस्त, 12 बजे रात। ये 12 बजे रात कौन सा है? ये है। तो ये आप लोग यहाँ पे जो है रिप्लेस कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखिए कौन कौन से जगहों से गुजरती है? आर्कटिक महासागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर। मैंने इसका ट्रिक बनाया। आ चुकी है बिहार स्टेट में प्रशांति, हालांकि शांति होनी चाहिए, वर्ड मैंने अलग से लगा दिया प्रशांति। आ चुकी है बिहार स्टेट में प्रशांति, मतलब आर्कटिक, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर, इस सबसे जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। भारत में जो है, भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चलता है। जी हाँ, 5.5 घंटा आगे चलता है। मतलब अगर ग्रीनविच लंदन में 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 बजे शाम बजेगा, 5:30 बजे शाम बजेगा। रूस जो है 11 समय जोन में विभाजित है। ऐसे तो समय जोन एक ही है सब में, कहीं कहीं जैसे अमेरिका जो है 7 जोन में है, रूस 11 जोन में है। तो उनका इतना ज़्यादा देशांतर रेखाओं में इतना ज़्यादा जो है वेरिएशन है कि जो है जोन बट गए हैं ज़्यादा। सबसे अधिक जोन कहाँ है? रूस में। थोड़ा सा इसको समझते हैं। कटिबंध, ताप के आधार पर गोलार्ध का बंटवारा किया गया है। ये गोलार्ध है, देखिए गोलार्ध है ना, आधा आधा गोला बांट दिए है ना। ये उत्तरी गोलार्ध यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। और ये विषुवत है, इसको इक्वेटर बोला जाता है। इक्वेटर जो इक्वल बांट देता हो उसको इक्वेटर बोलते हैं। इतना समझ गए? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। देखिए इधर बढ़ रहे हैं, है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120, 50, 80। वैसे ही इधर भी बढ़ रहे हैं, 30, 60, 90, 120, 50, 80। यहाँ तक मामला ठीक है। अब देखिए उष्ण कटिबंध, जहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है, ये विषुवत रेखा के बिल्कुल करीब रहता है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। देखिए यहाँ समझिएगा, उष्ण कटिबंध का मतलब विषुवत रेखा से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। विषुवत रेखा कहाँ है? ये है 30 डिग्री नॉर्थ, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ, ये 90 से 60, 30 डिग्री का दूरी है ये, और इधर ये जो इलाका हो गया, इसमें गर्मी बहुत अधिक रहती है, उष्ण कटिबंध है ये क्या है? यहाँ लिख दीजिए उष्ण कटिबंध, यहाँ भी लिख दीजिए उष्ण कटिबंध। ये एरिया जो है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। अब देखिए उपोष्ण, यहाँ थोड़ी गर्मी कम रहती है, 30 से 45 डिग्री नॉर्थ तथा साउथ के मध्य, नॉर्थ तथा साउथ के मध्य। तो 30 से 45, तो नॉर्थ यहाँ है और साउथ यहाँ है, ये दोनों के बीच में 30 से 45, मतलब ये एरिया,
जितना इक्वेटर के नजदीक रहेंगे गर्मी उतना अधिक रहेगी। ये जो एरिया है ये उपोष्ण एरिया हो गया। 30 से 45 सही ना हुआ कि 30 तो यहाँ है, ये इसमें तो आ जाता है क्या, उष्ण कटिबंध, गर्मी वाला क्षेत्र। और उपोष्ण जो है इससे आगे 30 से 45, ये 60 तक नहीं जा रहा है, मैं 60 तक खींच दिया हूँ, लेकिन ये 45 तक, 30 से 45 जो है उपोष्ण है। शीतोष्ण ठंडा वाला इलाका 45 से 66 नॉर्थ साउथ के मध्य, 45 से 66, देखिए 90 से जोड़िए यहाँ से, 0 से क्या होता है, इक्वेटर से जो सब चीज जुड़ा जाता है। तो 30 क्या है 45, अब 45 तक तो ठीक था, 45 से 66 जो है ये इलाका जो है ये यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। ध्रुव पर तो बर्फ जमा रहता है, नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल हो, दोनों जो है क्या होता है, बर्फ जमा रहता है, काफ़ी ठंडक। ध्रुवीय जो है 66 से 90, मतलब चले जाइए 90 से 180, मतलब 66 से 90 हाई जो ऊपर का इलाका है इसमें बर्फ जमा हुआ रहता है। समझ गए होंगे कैसे हम लोग बांटते हैं। विषुवत रेखा से ये नापा गया है, विषुवत रेखा से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ उष्ण, 45 डिग्री नॉर्थ साउथ उपोष्ण, 45 से 66 शीतोष्ण और 66 से 90 ऊपर तक चले जाइए ध्रुवीय। तो एकदम आसान था इसको समझना, हमने इस ग्राफ के से समझ लिया। देखिए नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली रेखा को अक्ष बोलते हैं। नॉर्थ और साउथ को इससे मिला देंगे तो इसको अक्ष बोलते हैं। इस पूरा इस एक लाइन है, ये सब काल्पनिक लाइन है, कोई भी लाइन जो है नहीं, बनी हुई नहीं है धरती में, हम लोग बना बना के दर्शाते हैं। तो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। ध्रुव किसको बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, ये ध्रुव हो गया बिंदु को। अक्षांश किसको बोलते हैं, नॉर्थ साउथ की कोणीय दूरी को। ये नॉर्थ है ये साउथ है, कहीं से भी कोना कोनी दूरी जो है वो अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश हमेशा ऐसे रहता है, आप सभी जानते हैं, तो हमेशा कोणीय दूरी ही मापी जाती है। देशांतर जो है ईस्ट वेस्ट, अब देशांतर ऐसे ऐसे रहता है, ये ऐसे ऐसे रहता है, तो ये क्या करते हैं ईस्ट वेस्ट, यहाँ से ईस्ट है ये वेस्ट है, इधर से जो है कोण बनाते हैं। मैंने बहुत गंदा कर दिया समझाने के लिए आपको। और देशांतर रेखा ध्रुव को मिलाने वाली, ये ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को जो क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा अक्ष लगभग एक होता है। चलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, तो ये देखिए ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी को 3 भाग में मैंने बांटा है। पहला भाग केंद्र वाला है, और केंद्र का जो ये इलाका है, केंद्र का जो ये इलाका है, यहां गर्मी बहुत होती है, ये केंद्रीय भाग है। केंद्रीय भाग जो है पूरे पृथ्वी का 16% आयतन जो है वो केंद्रीय भाग में होता है। यहाँ निकेल और फेरस बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और यहाँ जो घनत्व होता है वह होता है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व इसी में नापा जाता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 13 ग्राम का घनत्व होता है निकेल और फेरस का। ये कोर केंद्रीय भाग हो गया, और केंद्र ये हो गया, बीच में एक केंद्र बिंदु है। ये मेंटल किसको बोलते हैं, तो मेंटल जो ये भाग हो गया, इसको मैं ऐसे ऐसे मार्क कर देता हूँ, ये क्या हो गया, मेंटल हो गया। मेंटल में जो है, मेंटल को आवरण भी बोलते हैं। ये मतलब केंद्रीय क्षेत्र को जो घेरे हुए रहता है इसको आवरण यानी मेंटल बोलते हैं। 2900 किलोमीटर तक रहता है ये, 2900 किलोमीटर तक जो है यह रहता है, यानी ऊपर से धरती से 2900 किलोमीटर अंदर। 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ घनत्व होता है। 83% जो है ये पूरा क्षेत्र में ये एरिया होता है। भूपर पट्टी सबसे ऊपर वाला जहां हम लोग रहते हैं ये भूपर पट्टी होता है। 34 किलोमीटर तक भूपर पट्टी रहता है, यानी 34 किलोमीटर तक आप रह सकते हैं। यहाँ सियाल और सीमा, सियाल सीमा का मतलब ऐसा ही मतलब सिलिकॉन होता है, एल मतलब एल्युमिनियम होता है, ये एक अलग क्षेत्र है। और सीमा क्षेत्र मतलब होता है ऐसा ही मतलब सिलिकॉन, और एम मतलब मैग्नीशियम, यानी 2 तरह के क्षेत्र होते हैं इसमें। एक सिलिकॉन तो दोनों में होता है, एक होता है एल्युमिनियम वाला, एक होता है मैग्नीशियम वाला। तो ये कहाँ पाया जाता है, सियाल और सीमा भूपर पट्टी में। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में जानते हैं। औसत घनत्व, घनत्व हम लोगों ने अलग अलग परत के लिए अलग अलग जाना। औसत घनत्व जो होता है वह होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। औसत त्रिज्या होती है 6370 ग्राम। 32 मीटर की गहराई पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जो है बढ़ जाता है, माइनस नहीं है ये प्लस है। 32 मीटर के नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस जो है वह घट जाएगा, माफ कीजिएगा बढ़ जाएगा। पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन न्यूटन ने कहा कि नारंगी के
समान है, दोनों की लगभग व्याख्या समान थी। तो ये कुछ तथ्य थे पृथ्वी से रिलेटेड। पृथ्वी को 4 भागों में बांटा गया है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। स्थल को लिथो बोला जाता है, सब में स्फीयर लगा, स्फीयर मतलब गोल भाग, सब में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, स्फीयर सब में लगा हुआ है, SPHERE। स्फीयर का मतलब होता है गोला। तो लिथो मतलब स्थल मंडल, हाइड्रा जल से होता है संबंधित, तो हाइड्रा हो गया जल मंडल, वायुमंडल एटमॉस्फेयर और जैव मंडल हो गया बायोस्फीयर। स्थल मंडल में बाहरी परत को स्थल मंडल बोलते हैं, जो बाहरी परत होता है उसको हम स्थल मंडल बोलते हैं। 29% स्थल है, 71% जो है वह जल है। सबसे अधिक ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की है पृथ्वी पर 8,848 किलोमीटर में। सबसे अधिक गहराई मेरियाना गर्त की है 11,022 मीटर, यानी 11 किलोमीटर 22 मीटर। अब चट्टान, अगर स्थल मंडल पे चट्टान पाए जाते हैं, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? चट्टान देखिए कई प्रकार के होते हैं, आग्नेय होते हैं, अवसादी होते हैं, कायांतरित होते हैं। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, सबके बारे में पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टान जो है, जो मैग्मा होता है ना, ज्वालामुखी में से जो मैग्मा निकलता है, लावा, उसी से जम के बनता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, काली मिट्टी सब जो है आग्नेय चट्टान से ही निर्मित होती है। इसके कई प्रकार होते हैं। देखिए, एक होता है बैथोलिथ। बैथोलिथ जो बड़ा बड़ा गुंबद टाइप का जम के बन गया तो बैथोलिथ हो गया। वहीं पे संयंक होता है, ये क्या होता है, तो ये छोटे छोटे गुंबद होते हैं। लेकिन दो चीज होता है, लैकोलिथ और लिपोलिथ। इसका आकार कुछ ऐसा होता है, ये छाता की तरह बन गया तो लैकोलिथ, और वही उल्टा हो गया तो लैपोलिथ। तो ये कैसे? लावा से बनते हैं, मैग्मा तथा लावा से। इसी में कुछ और प्रकार होते हैं, फैकोलिथ होते हैं। देखिए, फैकोलिथ जो होते हैं लहरदार होते हैं, लहर की तरह ऐसे जम के रुक गए तो ये फैकोलिथ हो गए। सील जो होता है वो सीधा सीधा समानांतर परत होता है, धरती के समानांतर। और डाइक जो है वो क्या होता है कि जहां जहां दरार होता है उसमें ये जम जाता है, जाके जहां जहां इसको दरार मिलता है, स्पेस मिलता है, वहां जम जाता है तो ये डाइक हो जाता है। 10 दरार डाइक, लगभग डी से दोनों होते हैं। दरारों में जम गया तो सील मतलब सीधा, सी से सीधा, सील सीधा सीधा समानांतर परत। फैकोलिथ मतलब फैको, यानी यहाँ सांप सर्पिला आकार का, लहरदार। वैसे ही लेकोलिथ मतलब छाता, लेपोलिथ मतलब तस्तरी के आकार का। तो समझ गए आग्नेय के प्रकार। अवसादी में देखिए, अवसाद का मतलब क्या होता है? अवसाद मतलब जो चीज मर गया या पेड़ पौधा, इस सब का अवसाद जो होता है ना, कई हजारों लाखों वर्षों तक दबे रहने का चट्टान बन जाता है, कोयला वोयला ये सब बन जाता है। तो यहाँ पे जो है परतदार होता है, परत बाई परत ये बैठा हुआ रहता है। प्राकृतिक का कारण द्वारा ये होता है। भूकंप आया, धरती फटा, उसके नीचे दब गया, तो प्राकृतिक कारण ही होता है जिसमें ये लोग दब जाते हैं। जो जितने पेड़ पौधे जमेंगे तो एक साथ तो दबेंगे नहीं, परत बाई परत दबते हैं, इसलिए यह अवसादी चट्टान परतदार होती है। कोयला तथा सीमेंट, खनिज तेल, ये सब जो है, कोयला तथा सीमेंट इसी से बनता है, खनिज तेल वहीं से निकलता है। आगरा किला और लाल किला का जो है दिल्ली का, ये सब अवसादी चट्टान से ही बना हुआ है। कायांतरित चट्टान, कायांतरित मतलब कि ऑलरेडी वो अवसादी था, फिर से उसका काया पलट हुआ और फिर से एक नया चट्टान बन गया। आग्नेय तथा अवसादी का रूपांतरण, जैसे स्लेट था, ये ऑलरेडी जो है आग्नेय अवसादी का रूपांतरण है, ये फाइलाइट बन गया। अब फाइलाइट से फिर क्या हो गया? ये सिस्ट बन गया। तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा परिवर्तित लगातार होते रहता है, तो क्या कहलाते हैं? उसको कायांतरित चट्टान कहे जाते हैं। अब थोड़ा पढ़ते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी में देखिए, ज्वालामुखी मैंने एक ज्वालामुखी का यहाँ बनाया है। ये तो ज्वालामुखी का पहाड़ है, ये इसको शंकु बोला जाता है। इसको क्या होता है? शंकु आकार का। यहाँ छेद है, यहाँ एक होल है जिसमें से क्या होता है? लावा बाहर निकल, गर्मी बढ़ जाती है तो लावा फूट के बाहर निकलता है। तो ये जो लावा जहाँ जिस क्षेत्र से होकर निकलता है उसको क्रेटर बोलते हैं। इस मुंह को क्या बोलते हैं? क्रेटर। और जो गैस निकलता है इसको गेसर बोलते हैं। गैस, गेसर, GASER, गेसर। ये भाप वगैरह जो निकलता है गैस, जो गेसर बोलते हैं। ये सिंडर बोलते हैं। छोटा छोटा पार्ट जो है, ये जो बहता है इसको सिंडर बोलते हैं। और इसमें जो गोल गोल लाल लाल होता है वो लावा बोलते हैं। नीचे जो होता है, जिस मार्ग से ये ऊपर की ओर लावा उठता है अंदर में,
उसको पाइप बोलते हैं। ज्वालामुखी का ये शंकु हो गया, और जहाँ मैग्मा नीचे जमा होता है इसको बोलते हैं मैग्मा प्रकोष्ठ। तो ये ऐसा आप बना सकते हैं। 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय होते हैं, प्रसुप्त होते हैं और शांत होते हैं। लाइन से है, सक्रिय मतलब हमेशा इसमें फूटते रहता है लावा, प्रसुप्त मतलब कभी कभी फूटता है, कभी कभी नहीं भी फूटता है, और शांत जिसमें कभी नहीं फूटा है न फूटेगा। देखिए सक्रिय की संख्या 500 से अधिक है, हमेशा इसमें ये मैंने हमेशा लिखा है, मतलब हमेशा लावा फूटता रहता है। इटली का जो है एटना तथा स्ट्राम्बोली जो है 2 उदाहरण है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यहाँ क्या होता है, इतनी प्रकाश निकलती है कि हमेशा लाइट जलते रहता है, हमेशा प्रकाशमान रहता है ये एरिया, इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में एने लिखा है, नॉर्थ अमेरिका में कोलिमा है, कोलिमा में 40 बार से अधिक जो है अभी तक उद्गार हो चुका है, 40 बार से अधिक लावा फूट चुका है। तो ये जो थे सक्रिय थे। प्रसुप्त जो है कभी कभी होते हैं, शांत कभी नहीं हुए और कभी नहीं होते हैं। अग्निवलय प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों को कहा जाता है। क्यों कहाता है? प्रशांत महासागर के चारों ओर जो वलय है वो हमेशा जो है ज्वालामुखियों से, सक्रिय ज्वालामुखी से भरा हुआ है, इसीलिए प्रशांत महासागर के प्रवलय को अग्निवलय बोला जाता है। सबसे अधिक जो है वो अमेरिका तथा एशिया के तटों पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एकमात्र महादेश ऐसा है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे ऊंचा कैटोपैक्सी है जिसकी ऊंचाई 19,600 मीटर है, 613 मीटर है, इक्वाडोर में है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ओजस डेल सलाडो। सबसे ऊंचा ओजस डेल सलाडो में है, ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। सबसे ऊंचा और शांत कौन सा है? एकांक हुआ है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6,960। ये शांत है। एकांक मतलब एकांत, एकांत में, शांत आदमी हमेशा एकांत में रहता है, तो एकांक हुआ, ठीक है। ओजस डेल सलाडो, कितना लंबा नाम है, ये बहुत खतरनाक है, यानी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और सबसे ऊंचा वो कैटोपैक्सी है, कोटापैक्सी, तो इसको याद रखिएगा, इक्वाडोर में है। अब जानते हैं थोड़ा सा भूकंप के बारे में। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोला जाता है। भूकंप के अध्ययन को क्या बोला जाता है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ से ये नापा जाता है। 3 तरह की तरंगें निकलती हैं। PSL, पाकिस्तान सुपर लीग, याद रखिएगा, PSL। पी तरंग जो होती है प्राथमिक तरंगें होती हैं, ये सभी माध्यम में गुजरती है। इसका वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ठोस में। एस तरंग जो होती हैं केवल ठोस माध्यम में गुजरती हैं, ठोस में इसका चाल होता है 4 किलोमीटर पर सेकंड। एल तरंग जो होती है वो 1.5 से 3 किलोमीटर सेकंड के हिसाब से चलती है, केवल धरातल तक ही रह जाती है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक रास्ता, मैं आपको 3 रास्ता देता हूँ, किस पे चलना ज़्यादा आसान है। एक पत्थर यहाँ रखा हुआ है, एक पत्थर यहाँ है, पत्थर यहाँ है, पत्थर यानी कम घनत्व वाला है। ये जो है ये थोड़ा ज़्यादा घनत्व वाला है, यहाँ पत्थर बिछाए हुए हैं, और ये रोड है। आपको किस में चलने में आसानी रहेगी? आपको रोड पर चलने में आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ घनत्व कम है, तो जहाँ चीज़ें जुड़ी रहेंगी वहाँ चलने में आसानी होगी। उसी प्रकार भूकंप की तरंगें जो है ठोस में तेजी से गमन करती है, लिक्विड में थोड़ा उसकी गति धीमी हो जाती है, और गैस में बिल्कुल न के बराबर गमन करती है। तो जितना ज़्यादा घनत्व रहेगा उतना ही अधिक इनकी स्पीड होगी। केंद्र, जहाँ से भूकंप निकलता है उसको केंद्र बोला जाता है, और धरती के नीचे से निकलता है उसके ठीक ऊपर जो जगह होती है उसको बहुत नुकसान पहुंचता है अधिकेंद्र को। तो केंद्र के ऊपर, ठीक ऊपर जो है एक सतही बिंदु होती है, उसको क्या बोला जाता है? अधिकेंद्र बोला जाता है। भूकंप जो है रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता का मापक रिएक्टर स्केल में क्या आता है? 1935 में जो है एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने खोजा था। 1 से 9 तक जो है उसमें माप किया जाता है। अगर 6 से अधिक बढ़ा तो भूकंप काफ़ी शक्तिशाली होता है। चलिए पृथ्वी पर उपस्थित कुछ विभिन्न स्थलाकृतियों को देखते हैं। ये देखिए पहाड़ है, इस शंकु में बना दिया, लेकिन ये शंकु नहीं है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिएगा। ये पहाड़ है, और ये पठार हैं, और ये मैदान है। मतलब समझ में आ गया होगा। ये पूरा खड़ा है, ये थोड़ा सा जो है गिरा हुआ ऊंचा भाग, और ये समतल भाग। चलिए इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अभी मैं पृथ्वी का जो है थोड़ा सा गति नियम भी थोड़ा जो दूरी है पृथ्वी का उसको थोड़ा सा और रिपीट करेंगे। पर्वत, देखिए पर्वत का प्रकार। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत और वलित पर्वत, 4 प्रकार के होते हैं।
ब्लॉक मतलब क्या होता है, ये जो गड्ढा है ना, ये गड्ढा बन जाता है, ब्लॉक बन जाता है। पर्वत तो रहते हैं, बीच में गड्ढा गड्ढा बन जाता है, तो ये ब्लॉक बन गया। तो जहां पर्वतों में भ्रंश दाब बोला जाता है, जहां मिट्टी कमजोर होती है, वो धंस जाता है। तो धंसने की वजह से जो है रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं रिफ्ट घाटी। धंसा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, रिफ्ट घाटी। उसी को हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं। धंस जाता है ना जो भ्रंश घाटी के कारण, मिट्टी के कारण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट और साल्ट रेंज, ये सब जो है ब्लॉक पर्वत है। सबसे लंबा ब्लॉक पर्वत, जो सबसे लंबा रिफ्ट घाटी कौन सा है, जॉर्डन। ये लाल सागर और जम्बेजी के मध्य में है, 4800 किलोमीटर लंबा है। सोचिए 4800 किलोमीटर लंबा, ये खाई टाइप का है, तो ये जॉर्डन में है। जॉर्डन है इसका नाम, लाल सागर और जम्बेजी नदी को जोड़ता है। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट का मतलब ही होता है कि चट्टानों के अपर्दन से, जब चट्टानें टूटती हैं तो इससे जो है नया पर्वत बनता है। जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, ये सब जो है अवशिष्ट चीजों से बनी हुई है। अवशिष्ट का मतलब ही समझ लीजिए कि जितना हरा भरा होगा ना, वो सब अवशिष्ट, जहां ज्यादा जंगल है वो सब अवशिष्ट पर उगा हुआ है, क्योंकि वहां मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि चट्टान ढहेगा, अपर्दन होगा, जहां मिट्टी का ही अपर्दन होता है, पत्थर तो जमा हुआ रहता है। संचित मतलब क्या होता है, जमा होना। मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा, ये सब एक साथ जमा हो गया तो वो संचित पर्वत, रेगिस्तानी पर्वत बोलते हैं। वलित पर्वत हमेशा ये जो है प्लेट टेक्टोनिक, ये सबसे जो है महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसको सभी मानते हैं। पर्वतों का निर्माण ही होता है प्लेट टेक्टोनिक से, लेकिन वलित पर्वत जो है प्लेट टेक्टोनिक से ही बनते हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्ति द्वारा, यानी पृथ्वी की आंतरिक शक्ति में क्या आता है, भूकंप आया या कुछ भी ऐसा कुछ आया, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के द्वारा जो भी पर्वत का निर्माण होता है वलित पर्वत। जैसे हिमालय बड़ा बड़ा पर्वत है, इसमें आल्प्स, यूराल, रॉकीज, खंडीज, ये पृथ्वी के एंडीज, ये सब पृथ्वी के बस की ही बात है, ये और किसी चीज से नहीं बन सकता। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है एंडीज में है। देखिए कितने आसानी से हमने ये 3 पेज को हमने इसमें ही समाहित कर लिया। भारत की सबसे लंबी चोटी कौन सी है, माउंट केटू, माउंट में स्थित है, केटू नाम है चोटी का। एवरेस्ट मत कीजिएगा, एवरेस्ट नेपाल में है। पठार, देखिए पठार ऐसा रहता है। पठार कितने प्रकार के होते हैं, अंतर पर्वतीय, पर्वतपदीय, महाद्वीपीय, तटीय और गुबंदकार। मैंने सबको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं इसको समझाने वाला हूं। अंतर पर्वतीय जो पर्वतों के, ये पर्वत है ना, यहाँ पे जो पठार बनेंगे ये सब अंतर पर्वतीय होंगे। पर्वतपदीय, अब ये पर्वत है, नीचे में जो भी पठार बनेंगे ये सब क्या होंगे, ये पद में है यानी पैरों में है, ये सब पर्वत पद, ये नाम से पता चलता है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। ये सब पूछेगा तो आप आराम से उत्तर दे दीजिएगा, प्रैक्टिकली उत्तर दीजिएगा सोच के। महाद्वीपीय, अब ये लैकोलिथ जब टूटता है तो महाद्वीपीय बनता है। तटीय यानी समुद्र तट होते हैं ना, समुद्र तट में जो लहरें होती हैं, समुद्र में लहरों के किनारे जो भी पठार होते हैं, ये समुद्र है, पानी में बना देता हूँ, और इस यहाँ जो भी पठार होते हैं वो सब तटीय बोलाते हैं। गुंबदाकार, ये ऐसे ऐसे जो बन जाते हैं, ऐसे ऐसे, ये सब गुंबद के आकार के जब बन जाते हैं तो ये नहीं गुंबदाकार पठार बोला जाता है। मैदान तो आप लोग जानते होंगे, मैदान कई प्रकार के होते हैं। मैदान देखिए, एक होता है अपर्दन से बनता है और एक नदी निक्षेप से बनता है। नदी निक्षेप पहले समझ लेते हैं। नदी जब बहती है तो बहने के बाद जब वो सूखती है तो मिट्टी को जैसे जैसे बहा के ले जाएगी वैसे वैसे ये आकार बन जाएगा, ये नदी निक्षेप द्वारा बन गया। तो ये कहीं कहीं हमेशा पठार नहीं बनता, ये कहीं कहीं मैदान भी बन जाता है, समतल। यहाँ पे अपर्दन द्वारा, मिट्टी के हटने द्वारा, जैसे हवा द्वारा, हवा उड़ा के जो मिट्टी ले जाती है तो उससे जो बनता है, जैसे 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 रेगिस्तान वगैरह जो है, रेगिस्तान आपने देखा होगा, रेगिस्तान में उड़ती रहती है धूल, मिट्टी, बालू, और उड़ने से एक समतल परत बन जाता है तो होगा कास्ट। चूना पत्थर जब गलता है, बारिश होती है और इससे बह बह के मिट्टी जो है मैदान में जम जाती है तो ये कौन सा मैदान है, कास्ट मैदान। संप्राय मैदान मतलब समुद्र तल के निकट जो होता है, बार बार लहर मारती है, वो जो मैदान बन जाता है उसको संप्राय बुलाता है। ग्लेशियर, हिमस्खलन या जमाव, बर्फ का जम जाना या बर्फ के पिघल जाने से जो बनता है उसको ग्लेशियर बुलाता है। रेगिस्तानी, अब आप लोग ये मत समझिए कि प्रश्न हमेशा कंफ्यूज करता है, आता है और बच्चे गलत मारते हैं। रेगिस्तानी मैदान किसे कहते हैं, तो वर्षा द्वारा जो मैदान बनता है उसे रेगिस्तानी मैदान बोलते हैं, न कि रेगिस्तान द्वारा। ये रेगिस्तान वाला जो हवा में जो बालू उड़ता है वो लोएस रहता है, क्या रहता है, लोएस। थोड़ा सा वन के बारे में जानते हैं।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां वर्षा होती है वहां पे एनोकोंडा भी पाए जाते हैं। एनाकोंडा बहुत बड़ा सांप होता है, सबसे बड़ा सांप बोला जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सब उष्णकटिबंधीय है। सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये भी उष्णकटिबंधीय है। अर्ध पतझड़ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये पतझड़ है। विषुवत रेखीय, विषुवत रेखा के एकदम नज़दीक में तो गर्मी बहुत रहती है, वहाँ वृक्ष और झाड़ी दोनों का मिश्रण मिलेगा आपको। टैगा वन, टैगा वन सदाबहार नुकीली पत्ती वाला रहता है, यहाँ पानी कम, वर्षा कम होती है। टुंड्रा, ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ रहता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम पड़ता है तो बर्फ पिघलती है। मॉस, मांस मत पढ़िएगा इसको, मॉस और लाइकेन नामक वृक्ष उगते हैं। वैसे ही पर्वतीय वन में शंकुधारी, ये क्या कहते हैं, इस प्रकार का पेड़ उगता है। ये अशोक का पेड़ आपने देखा होगा, वो पर्वतीय वन है। घास के मैदान, उष्ण मैदान और शीतोष्ण मैदान, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उष्ण मतलब गर्म, शीतोष्ण मतलब ठंड, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद अगला चैप्टर जो है महाद्वीप हम लोग फिर पढ़ेंगे 10 पेज। इससे पहले मैं आपको एक रफ पेज पे जल्दी समझा देता हूँ ग्रहों के बारे में जो हमारा अभी छूटा था। ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य है और 8 ग्रह के लिए सबसे पहले जो है वह होता है बुध, उसके बाद होता है शुक्र, ऐसे करके बनता जाता है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद होता है बीच में मंगल, मैंने बताया था ना बीच में होता है मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसका फिर BS होता है, ये B मैं छोटा फिर लिख रहा हूं, BSP बहुजन समाज पार्टी, बीच में भैया मंगल आ गया, मंगल बहुत शुभ होता है। अब फिर से BS आएगा, अब की बड़ा वाला BS आएगा, ये आएगा बृहस्पति और ये आएगा शनि। और उसके बाद अंत में तो अरुण वरुण है, ये हैं अरुण और V से वरुण। इसको यूरेनस भी बोलते हैं और इसको नेपच्यून भी बोलते हैं। यूरेनस मतलब अरुण, नेपच्यून मतलब वरुण। देखिए कितने आसानी से आपको याद हो गया। BSP बहुजन समाज पार्टी, बुध शुक्र पृथ्वी, बीच में मंगल, फिर से BS आया और अरुण वरुण। याद हो गया। इसको आसान था याद करना। मैंने क्या बोला, केवल आप दूरी से कीजिए और आकार कीजिए, बाकी परिक्रमा, ये जो परिक्रमा गोल गोल घूमता है और फिर परिभ्रमण अपने में घूमते रहता है, ये दोनों में आपको समझ में आ जाएगा कौन ज़्यादा करेगा कौन कम करेगा, आकार के अनुसार और इनकी दूरी के अनुसार। तो ये आपको जो है बेहतरीन तरीके के आकार में मैंने आपको भी अपने नोट्स में यहाँ पे बताया था। ये थोड़ा सा इसलिए ये हो गया कि मैंने छोटे बड़े में मैं खुद यहाँ पे जो है छोटा बड़ा में ये नहीं कर, आकार में जो है क्या कहा गया था, BS, दोनों बड़े ग्रहों को साथ रखा गया। दोनों बड़े ग्रह हम लोग जानते हैं बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि है। और बृहस्पति शनि के बाद फिर क्या है, पृथ्वी और शुक्र। देखिए यहां मैंने लिखा, ये अरुण वरुण साथ में है और पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और शुक्र ये दोनों साथ में है, पृथ्वी और शुक्र। और लास्ट में जो है ये बुध, मंगल, बुध, मंगल के बाद तो बुध आता ही है। तो अगर आपने आकार में याद कर लिया और दूरी में याद कर ली तो आप परिक्रमण और परिभ्रमण के अनुसार भी आप लोग लिख लेंगे। सबसे जो छोटा होगा वो सबसे कम परिभ्रमण होगा, सबसे पहले यानी सीधे बढ़ते क्रम में। ये जो है ये सीधे सीधे देख लीजिए कि ये परिभ्रमण हो गया, यही चीज हो गया। ये जो है परिभ्रमण हो गया आकार के अनुसार और ये परिक्रमण हो गया। परिक्रमा में सबसे कम समय जो है बुध लेता है, तो ये हो गया बढ़ते क्रम में। और ये परिभ्रमण ये भी हो गया बढ़ते क्रम में। तो आसान है इसको याद करना, बस यही चीज समझाने के लिए उतना जो है कचरा हो गया। खैर कोई बात नहीं, होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बहुत कुछ हमने इसमें सीखा, रिवाइज कीजिएगा, बहुत कुछ क्लियर समझ में आएगा। आगे हम लोग बहुत कुछ डायग्राम की मदद से पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से ही मेरी जो है इच्छा शक्ति बढ़ती है।